हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक हमारा डिस्कशन का है लैंड डिग्रेडेशन। कि यहाँ पे ज़मीन के बारे में बात की जा रही है, सॉइल कंडीशंस के बारे में बात की जा रही है कि किस तरह से लैंड का जो क्वालिटी है कुछ ग्रो करने का वो डिग्रेड हो रहा है, ख़राब हो रहा है। ये किस वजह से हो रहा है, इसके क्या इफ़ेक्ट्स होंगे, इसको हम डिटेल में जानेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो अपडेट्स और डाउट्स के लिए आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम पे, वेरेवर यू फील, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। और स्पेशली पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पे जो पीडीएफ है वो अपलोड कर दिया जाएगा। ओके, अब हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं डिस्कशन करना इस पे। लैंड डिग्रेडेशन क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसमें जो सॉइल है और उसकी जो फर्टिलिटी है वो काफ़ी ख़राब होती जाती है। डिटीरियोरेशन ऑफ सॉइल और लॉस ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, यानी उसको वहाँ पे सॉइल में कुछ ग्रो करने की कैपेसिटी जो है वो डिग्रेड हो रही है, आपका लैंड वेस्ट हो रहा है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं लैंड डिग्रेडेशन, कि धीरे धीरे तबाह हो रहा है। The causes of land degradation can be divided into natural hazards, direct causes, underlying causes। कि reasons इसके काफ़ी हो सकते हैं। natural hazards भी हो सकते हैं कि धीरे धीरे natural ways की वजह से आपका जो टॉप सॉइल है, जो टॉप लेयर है सॉइल की, वो बह रही है, सॉइल इरोजन हो रहा है। डायरेक्ट कॉजेज ये यूजुअली आपके मैन मेड रीजंस की वजह से होंगे, या इन रीजंस की वजह से कोई इनडायरेक्ट कॉज है, अंडरलाइंग कॉज है, उस वजह से सॉइल की फर्टिलिटी कम हो रही है। अब नेचुरल हैजर्ड्स की बात की तो यहाँ पे आपके कंडीशंस जो है फिजिकल इन्वायरमेंट के, कि हाई डिग्रेडेशन हैज़र्ड है। फॉर एग्जांपल कोई जगह बहुत स्लोप्स में है, ढलान में है, तो वहाँ पे अगर वाटर इरोजन होता है या बहुत ज़्यादा बारिश आती है जिससे सॉइल बह जाता है तो वहाँ पे लैंड अपने आप डिग्रेड होगा। ये नेचुरल रीज़न है, राइट। डायरेक्ट कॉजेज मैन मेड एक्टिविटीज़ की, हम लैंड को अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे, हम वहाँ पे गलत फार्मिंग प्रैक्टिसेस, क्योंकि देखिए फार्मिंग भी करना एक आर्ट है, हम कोई भी उठ के जाके फार्मर नहीं बन सकता। जो लोग कर रहे हैं, इन टेक्निक्स को जानते हैं, वो अच्छे से फार्मिंग करते हैं। लेकिन अगर हम कोई गलत टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं किसी जगह को, तो वो एक डायरेक्ट कॉज होगा आपके लैंड डिग्रेडेशन का। उसके बाद डिफॉरेस्ट्रेशन कर रहे हैं, सॉइल इरोजन हो रहा है, बहुत सारे इस तरह के रीजंस हैं जिससे लैंड का क्वालिटी, सॉइल का क्वालिटी काफ़ी वेस्टेड हो जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं? लैंड डिग्रेडेशन। और यहाँ पे जो अंडरलाइंग कॉजेज वर्ड यूज हुआ है ये है कि हमें पता है कि ये जगह कुछ ग्रो करने के लिए सही नहीं है, कोई स्लोपी जगह है या ऑलरेडी ख़राब जगह है, फिर भी हम वहाँ पे कुछ ग्रो करते हैं और फिर वाटर इरोजन या कुछ इस तरह की नेचुरल, कोई अर्थक्वेक, कुछ इस तरह का एक्टिविटी हो जाता है नेचुरल, जिससे वो जगह फिर से और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो इस तरह के अंडरलाइंग कॉजेज भी रहते हैं। अब देखिए ये मैप बहुत पुराना है, ये सोर्स इसका आप देख सकते हैं ICR 2010 का है। तो मैप पुराना है तो उस पर मत जाइएगा क्योंकि पॉलिटिकली हमारा मैप काफ़ी चेंज हुआ है, राइट। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं अ मैप ऑफ डिग्रेडेड एरिया एंड वेस्टलैंड्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम सैटेलाइट डेटा सपोर्टेड बाय सॉइल प्रोफाइल्स, कि कहाँ कहाँ पे आपको दिखेगा कि कितना लैंड आपका डिग्रेड हुआ है। तो लैंड डिग्रेडेड जो इफेक्टेड स्टेट्स हैं जहाँ पे डिग्रेडेशन आपको दिखेगी, डिसेंडिंग ऑर्डर में दे रखा है। जैसे राजस्थान में सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद यूपी का आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा वहाँ पे ख़राब हो रहा है। उसके बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, छत्तीसगढ़, असम, झारखंड, उड़ीसा। तो यहाँ पे डिफरेंट कलर्स जो हैं वो आपको दिखाते हैं क्या स्टेटस है वहाँ के सॉइल का, वहाँ के लैंड का। ऑरेंज एरिया जो आपको दिखाएगा, जैसे सबसे ज़्यादा राजस्थान में आपको यहाँ पे देखिए ऑरेंज एरिया दिख रहा है, यूपी में दिख रहा है, इसका मतलब है एक्सक्लूसिवली वाटर इरोजन, यहाँ पे वाटर इरोजन बहुत ज़्यादा होता है। फिर रेड एरिया मीन्स बैरन रॉक, स्टोनी वेस्ट, मतलब स्टोनी एरिया है जहाँ पे प्रॉपर सॉइल ही नहीं होगा, वहाँ पे हम कुछ ग्रो नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे JNK के कुछ रीजन्स में आप ये रेड कलर देख सकते हैं। उसके बाद ग्रीन, एसिड सॉइल्स अंडर ओपन, काफ़ी बार एसिडिटी, देखिए अभी लास्ट हमने एसिड रेन पढ़ा था, ठीक है, तो सॉइल एसिडिफिकेशन के बारे में पढ़ा। तो एसिड रेन एक कॉज है सॉइल एसिडिफिकेशन का, तो उससे भी अल्टीमेटली आपका लैंड जो है वो डिग्रेड होगा। तो ये ग्रीन एरियाज आप यहाँ पे
देख सकते हैं नॉर्थ ईस्ट में डार्क ग्रीन और लाइट ग्रीन, एक्सक्लूसिवली ओपन फॉरेस्ट। फिर विंड और इरोजन, ब्लू एरियाज में विंड इरोजन्स कहाँ पे होता है, जहाँ से लैंड डिग्रेड हो रहा है। मरून एरिया जो है ये है सोडिक सॉइल्स का, और ब्लू है यहाँ पे स्नो कवर एंड ग्लेशियल एरियाज, जहाँ पे लैंड पे वैसे ही हम कुछ ग्रो नहीं कर पाते। तो ये इंडिया की पूरी सॉइल प्रोफाइल है। अब देखिए थोड़े से पॉइंट सॉइल डिग्रेडेशन के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया कि सॉइल डिग्रेडेशन में या लैंड डिग्रेडेशन हम जिसको बोलेंगे, आपकी सॉइल की क्वालिटी कम हो रही है, डिक्लाइन हो रही है। किस वजह से? या तो उसको हम ठीक से यूज़ नहीं कर पा रहे। अब यूज़ एरिया को या लैंड को किस लिए किया जाता है? एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए, इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए, पैस्टोरल पर्पसेस के लिए, कई बार ग्रेजिंग जैसे जानवरों को करवाई जाती है, अर्बन पर्पस भी हो सकते हैं। तो हम उसको प्रॉपर्ली यूज़ नहीं कर पा रहे। देखिए कहीं पे भी, किसी भी स्टेट में, किसी भी देश में कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जब भी आता है कि कहीं से रोड बननी है, कुछ भी होना है, तो हमें पता है कि बहुत बार हमको फॉरेस्ट जो हैं वो काटने पड़ते हैं। तो हमेशा उसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट क्या है वो किया जाता है कि कितना फ़र्क इन्वायरमेंट को पड़ेगा, लेकिन बहुत बार इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया जाता ठीक से। तो वही बात है कि इम्प्रॉपर यूज़। उसके बाद सॉइल डिग्रेडेशन एक बहुत ही सीरियस ग्लोबल इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है। सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम पूरे दुनिया की प्रॉब्लम है। ओके, और कहीं ना कहीं ये क्लाइमेट चेंज की वजह से इंक्रीज भी हो रही है। उसके बाद देखिए इट इनकम्पासेस फिजिकल सॉइल इरोजन, केमिकल अल्कलिनिटी, पोल्यूशन, बायोलॉजिकल डिटेरियोरेशन, पोल्यूशन एंड डिटेरियोरेशन ऑफ वेजिटल कवर। तो ये किस वजह से हो रहा है? ऑब्वियसली सॉइल इरोजन एक रीज़न है, जैसे डिफॉरेस्ट्रेशन मैंने आपको बताया। उसके बाद सॉइल की सैलिनिटी में फ़र्क पड़ रहा है, एल्कलिनिटी में। तो ये सब किसकी वजह से होता है? जब हम माइनिंग करते हैं। ओके, उसके बाद बायोलॉजिकल डिटेरियोरेशन भी हो रहा है पोल्यूशन की वजह से। तो ये सब रीजंस हैं सॉइल डिग्रेडेशन के। अब कॉजेज़ की अगर बात करें कि क्या कॉजेज़ हैं, तो ऑलमोस्ट ये कॉजेज़ हम हमेशा हर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम में पढ़ते हैं। सबसे पहला पॉपुलेशन, कि पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है तो भाई सॉइल पे कैसे फ़र्क पड़ेगा, लैंड पे कैसे फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि जब पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी तो उसको क्या चाहिए? फूड चाहिए। फूड चाहिए तो हमको बहुत ज़्यादा फूड ग्रेन्स करने के लिए फार्म लैंड्स चाहिए। फार्म लैंड्स इतने सारे कहाँ से आएंगे? अल्टीमेटली आपको कहीं ना कहीं फॉरेस्ट को काटना पड़ेगा और वहाँ पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगी, राइट। लेकिन वही चीज़ है कि हम ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। एक तो पॉपुलेशन भी इंक्रीज होती जा रही है और हम जो डिफॉरेस्ट्रेशन है एक पेस के साथ करते जा रहे हैं। इतना जो रिन्यूइंग कैपेसिटी है नेचर की उतनी नहीं है, उतनी जल्दी हम उसको तबाह करते जा रहे हैं। तो अल्टीमेटली इनडायरेक्ट रीज़न क्या है? पॉपुलेशन। ह्यूमन एक्टिविटीज़ कोई सी भी आप ले लीजिए, पोल्यूशन हमारी वजह से हो रही है, इंडस्ट्रीज सेटअप करते जा रहे हैं, ओवर एक्सप्लॉयटेशन हम लोग कर रहे हैं। सो हर तरह की ह्यूमन एक्टिविटी जो है वो रीज़न है लैंड डिग्रेडेशन का। ग्रेजिंग, एनिमल्स को हम ओवर ग्रेजिंग करवाते हैं कुछ एरियाज़ में, हमको पता है नहीं करवाना चाहिए बट तो भी करवाएंगे, राइट। तो ये सब प्रॉब्लम है कि हमारा प्लानिंग और मैनेजमेंट ह्यूमंस का बहुत ख़राब है। तो ये भी एक कॉज है। अर्बनाइजेशन, अब पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है तो लोग सिटीज़ की तरफ मूव कर रहे हैं। सिटीज़ की तरफ मूव करेंगे तो उसको हम बोलते हैं, आगे एक वर्ड यूज़ होगा, अर्बन स्प्रॉल। यानी सिटीज़ का जो जोग्राफिक एक्सटेंशन है वो इंक्रीज़ हो रहा है। कहीं ना कहीं सिटीज़ बढ़ती जा रही हैं, एक्सपैंड कर रही हैं। तो वहाँ पे भी हम क्या करेंगे? लैंड यूज़ कर रहे हैं, लैंड को तबाह करते जा रहे हैं। अर्बनाइजेशन एक रीज़न है। उसके बाद फर्टिलाइज़र्स, अब जो एग्रीकल्चरल लैंड है वहाँ पे हम बहुत सारे फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स यूज़ करेंगे जो कि सॉइल की क्वालिटी को और ज़्यादा ख़राब करेगा और टॉप सॉइल जो है आपका वो डैमेज होगा। तो ये सब कॉजेज़ हैं किसके? लैंड डिग्रेडेशन के। और यहाँ पे अगर हम बोलें कि कुछ पर्टिकुलर चीज़ें जिनकी वजह से लैंड डिग्रेड होता है, ये हमने एज अ होल पढ़ा कि ये रीजंस हैं। तो उसमें आप हमेशा सॉइल इरोजन में 2-3 बार मेंशन कर चुकी हूँ। सॉइल इरोजन पे हम एक अलग से लेक्चर भी बनाएंगे डिटेल में कि सॉइल इरोजन कितने टाइप्स का है, कैसे होता है, उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। ओके, प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं। उसके बाद सॉइल कंटामिनेशन, कि बहुत सारे इस तरह के मेटल्स और वेस्ट हम सॉइल में दे रहे हैं तो लैंड आपका डिग्रेड होगा। ओवर ग्रेजिंग एक प्रॉब्लम है जिसको मैं पहले भी मेंशन कर चुकी हूँ। तो ये पॉइंट्स आप एक्स्ट्रा और भी लिख सकते हैं। एसिडिफिकेशन यहाँ पे मेंशन नहीं है तो भाई एसिडिफिकेशन ऑफ सॉइल,
ओके, एसिडिफिकेशन होगी, सॉइल की टॉक्सिक हो जाएगा प्लांट्स के लिए, जिस तरह से एल्यूमिनियम कई बार इंक्रीज होने लग जाता है सॉइल में। माइनिंग, आपको बताया कि माइनिंग भी एक है, जो एक्सकेवेशन प्रोसेसेस हैं हमारी वो इंक्रीज होती जा रही हैं, तो वहाँ पे भी सॉइल माइन वेस्ट जो है वो सॉइल में कहीं ना कहीं हम डंप कर रहे हैं, उनसे वेस्ट जो मटेरियल है वो वहाँ पे आ रहा है, मेटल्स वहाँ पे आ रहे हैं, तो वेस्ट। और उसके बाद इम्प्रॉपर क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन ऑल्दो एक अच्छी बात है कि हमें क्रॉप रोटेट करके लगाना चाहिए। देखिए क्या होता है कि हमेशा हम एक तरह का क्रॉप, एक पीस ऑफ लैंड है, मैं यहाँ की फार्मर हूँ, मैं हमेशा एक ही तरह का प्लांट या क्रॉप यहाँ पे ग्रो कर रही हूँ, तो यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट उस प्लांट को चाहिए, सपोज ABC न्यूट्रिएंट चाहिए, तो बार बार वो ABC कंज्यूम हो रहा है, तो अल्टीमेटली एक टाइम आएगा कि ABC यहाँ पे नहीं रहेगा, तो सॉइल की क्वालिटी कम हो जाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं, क्रॉप को रोटेट करते हैं कि अगर एक बार मैंने X क्रॉप ग्रो किया तो दूसरी बार मैं Y क्रॉप ग्रो करूं, क्योंकि Y को अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो चाहिए होंगे, तो इससे आपकी सॉइल जो ये वाले न्यूट्रिएंट्स हैं वो ख़त्म नहीं होंगे, रिन्यू हो जाएंगे, और आपके जो क्रॉप्स हैं वो भी अच्छी तरह ग्रो करेंगे, राइट। तो ये तो चलो एक तरीका आ गया, हम आगे से जब कंजर्वेशन पढ़ेंगे तो इसको वापस से पढ़ेंगे, बट अभी बात है कॉजेज़ की, तो ये सब कॉजेज़ हैं लैंड डिग्रेडेशन के। ओके, नेक्स्ट स्टेप इज अगेन एंड अगेन, मैंने आपको बोला कि सॉइल इरोजन का व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम, डिफॉरेस्ट्रेशन, कि पेड़ जो हम काट रहे हैं। अब डिफॉरेस्ट्रेशन बेसिकली टेक्निकली क्या होता है, जब हम फॉरेस्ट को, कोई जंगल है उसको कन्वर्ट कर रहे हैं किसी और पर्पस के लिए। देखिए फॉरेस्ट में तो कोई पर्पस नहीं है ह्यूमंस का, एज इन ओके हमें वहाँ से वुड चाहिए, फ्यूल के लिए वुड चाहिए, जो कम्युनिटीज़ होती हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज़ होती हैं, और छोटी मोटी चीज़ें हम ग्रो करते हैं, लेकिन हम फॉरेस्ट को कन्वर्ट कर रहे हैं किसी और पर्पस के लिए, कोई और लैंड यूज़ के लिए, ओके। और द लॉन्ग टर्म रिडक्शन ऑफ ट्री, या फिर हम ट्री की जो पूरी कैनोपी है उनको वहाँ पे कट करते हैं और नए पेड़ नहीं लगाते, राइट। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिफॉरेस्ट्रेशन, फॉरेस्ट को खत्म करना। अब डिफॉरेस्ट्रेशन डिफाइंड ब्रॉडली कैन इंक्लूड नॉट ओनली कन्वर्जन टू नॉन फॉरेस्ट, सिर्फ नॉन फॉरेस्ट नहीं है, लेकिन फॉरेस्ट की क्वालिटी को कम करना भी डिफॉरेस्ट्रेशन है। वहाँ से पेड़ हम कम कर रहे हैं, उनकी डेंसिटी कम कर रहे हैं, इकोलॉजिकल सर्विसेज जो सप्लाई करता है उसको कम कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली बायोमास जो है प्लांट्स का वो कम होगा, उन प्लांट्स पे जो एनिमल्स डिपेंड करते हैं वो भी कम होंगे, बायोडाइवर्सिटी इफेक्ट होगी, स्पीशीज डाइवर्सिटी इफेक्ट होगी, अल्टीमेटली जो आपकी जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो भी डिस्ट्रॉय होगी। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ पेड़ काटने से सिर्फ पेड़ों और जंगलों का नुकसान नहीं है, उसके साथ जुड़े हुए एनिमल्स, उसके साथ जुड़े हुए प्लांट्स, उसके साथ जो हम ह्यूमंस उस पर डिपेंडेंट है, अल्टीमेटली पूरी की पूरी बायोडाइवर्सिटी आपकी इफेक्ट होगी। तो ये क्या है, डिफॉरेस्ट्रेशन, फॉरेस्ट को ख़त्म कर रहे हैं, नॉन फॉरेस्ट लैंड में कन्वर्ट कर रहे हैं, ओके। अब डिफॉरेस्ट्रेशन के क्या कॉजेज़ हैं। पहला कॉज, देखिए डिफॉरेस्ट्रेशन क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि डिफॉरेस्ट्रेशन भी एक रीज़न है, एक कॉज है, किसका, लैंड डिग्रेडेशन का, कि लैंड इससे खराब हो रहा है, क्योंकि पेड़ काटेंगे, ये वही पेड़ हैं जिन्होंने सॉइल को अपनी रूट्स के साथ पकड़ के रखा है, लैंड की क्वालिटी अच्छी बना रखी है, सॉइल की क्वालिटी अच्छी रखी है। फॉरेस्ट काटेंगे तो अल्टीमेटली वो वीक पड़ रहा है, आपका सॉइल क्वालिटी खराब हो रहा है, राइट, ओके। अब कॉजेज लैंड डिग्रेडेशन के क्या है, फार्मिंग लैंड, क्योंकि हम, जैसे मैंने आपको पॉपुलेशन का फैक्टर बताया, लोग इंक्रीज हो रहे हैं, फार्मिंग लैंड एक्सपैंड हो रहा है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है, बेसिकली लोग क्या करते हैं, एक एरिया रहता है वहाँ पे जाके आग लगा देते हैं, वो जो ऐश होती है, ऑब्वियसली कुछ हद तक दिस इज़ गुड शिफ्टिंग कल्टीवेशन, वहाँ पे वो जो ऐश होती है उससे सॉइल जो है वो बेहतर हो जाता है, न्यूट्रिएंट क्वालिटी अच्छी हो जाती है, फिर वहाँ पे ग्रो करते हैं, और थोड़ी देर के बाद वो जगह छोड़ के वो लोग कहीं और चले जाते हैं, वहाँ पे ग्रो करते हैं, ह्यूमन पॉपुलेशन कहीं और, ये छोड़ दिया कि रिन्यू हो जाए, ओके। तो ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, लेकिन अगर ये ओवर होगा तो ये लैंड के लिए सही नहीं है, इससे डिफॉरेस्ट्रेशन होगी, क्योंकि लोग अलग अलग जगह जाके वहाँ पे पेड़ काटेंगे, उसको एग्रीकल्चर पर्पस के लिए बनाएंगे, फिर वहाँ से कहीं और चले जाएंगे, तो इस तरह से पैचेस जो है लैंड के, फॉरेस्ट के, उनको हम डिस्ट्रॉय करते जाएंगे। फिर उसके बाद फॉरेस्ट कैसे कट रहे हैं, क्योंकि फायरवुड की बहुत डिमांड है, बहुत लोग गांव में, रूरल इंडिया में आज भी फ्यूल के तौर पे क्या जलाते हैं, लकड़ी ही जलाते हैं,
वुड चाहिए इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा कमर्शियल पर्पसेस के लिए, तो इसलिए भी पेड़ काटे जा रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि जितने पेड़ काटे जा रहे हैं उतने पेड़ वापस लगाए नहीं जा रहे। हमको लगता है कि पेड़ तो कौन वापस लगाएगा, बस काटो और पैसे कमाओ, राइट। तो अर्बनाइजेशन एंड डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, ये भी मैं आपको बताया कि कहीं से रोड गुजरनी है, कुछ होना है, तो भी हम क्या करते हैं, लैंड को तबाह करते हैं, पेड़ काटते हैं। इंक्रीज ऑफ वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, अब टूरिस्ट भी ज़्यादा जाने लग गए हैं, उसका इफेक्ट भी पड़ने लग गया है। ओवर पॉपुलेशन हो रही है, गरीबी बढ़ रही है, डैम रिजर्वॉयर्स बढ़ रहे हैं। तो ये सब रीजंस हैं किसके, डिफॉरेस्ट्रेशन के। अब और रीज़न जैसे मैंने आपको बताया, इनको डिटेल में अगर हम देखें, शिफ्टिंग कल्टीवेशन जैसे मैंने आपको बताया, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, वापस एक्सप्लेन नहीं करूँगी कि एक जगह जाके एक पैच ऑफ लैंड जो है उसको क्लियर किया जाता है, जहाँ पे पेड़ होते हैं उसको काटा जाता है, वहाँ की जितनी वेजिटेशन होती है उसको बर्न कर दिया जाता है, जला दिया जाता है, उसकी जो ऐश होती है, जो उसकी राख बचती है, उसको सॉइल के साथ मिक्स किया जाता है ताकि सॉइल के न्यूट्रिएंट्स हों। लेकिन बाद में वो लोग वो जगह छोड़ के कहीं और चले जाते हैं। प्लांटेशन बूम क्या है, इंक्रीज इन डिमांड ऑफ कोकोआ, कॉफ़ी, टी, शुगर, पाम ऑयल, रबर एट्सेट्रा, इससे भी डिफॉरेस्ट्रेशन इंक्रीज हुआ था ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, क्योंकि लोगों को पता चला कि इसका बहुत डिमांड है, ये बहुत कमर्शियल प्रोडक्ट्स हैं, मार्केट में डिमांड है, पैसा मिलेगा, तो पेड़ काटने शुरू कर दिए और क्या ग्रो करना शुरू कर दिया, कोकोआ, कॉफ़ी, टी, शुगर प्लांट, टी प्लांट, राइट। अब फॉरेस्ट की अगर हम बात करें तो फॉरेस्ट मॉइस्चर को रिसाइकल करते हैं, इनको नेचुरल मोटर्स कहा जाता है, फ्रॉम सॉइल इनटू देयर इमीडिएट एटमॉस्फेयर बाय ट्रांसपिरेशन वेयर इट अगेन प्रेसिपिटेट्स एट रेन। तो फॉरेस्ट आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं एयर को क्लीन करने में, रेन को कॉज करने में। अब डिफॉरेस्ट्रेशन की वजह से क्या होगा, अगर हम पेड़ों को काट देंगे, बारिश नहीं होगी, तो आपका ग्राउंड वाटर लेवल कम हो जाएगा। तो ये इफेक्ट्स हैं, ओके। तो डिफॉरेस्ट्रेशन किस किस को इफेक्ट कर रहा है, जितना बायोटा है उसको इफेक्ट कर रहा है, नेबरिंग इकोसिस्टम्स हैं, सॉइल इरोजन हो रहा है, लैंड डिग्रेड हो रहा है, ग्राउंड वाटर चैनल जो है वो खराब, पानी कम हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, और इस वजह से सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, राइट। तो ये इफेक्ट्स हैं डिफॉरेस्ट्रेशन के। अब ओवरग्रेजिंग का भी मैंने आपको एक प्रॉब्लम बताया, जिस वजह से लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। रेनी सीजन में बहुत सारा वेजिटेशन होता है, एनिमल्स को बहुत अच्छा फॉडर मिलता है, तो लोग अपने जो जानवर हैं उनको ओवरग्रेज करने देते हैं। एक एरिया में कितना एनिमल ग्रेज करेगा उसकी लिमिट होती है, अगर ज़्यादा ओवरग्रेजिंग होगी तो वहाँ का लैंड सॉइल क्वालिटी कम होगा। अब ड्राई पीरियड में क्या होता है, फॉडर की शॉर्टेज हो जाती है जब रेनी सीजन नहीं होता है, एंड द ग्रास इज ग्रेज टू द ग्राउंड एंड टॉर्न आउट बाय द रूट्स बाय एनिमल। तो एनिमल क्या करते हैं, सिर्फ ऊपर ऊपर से ही घास फूस नहीं खाते, व्हाट दे डू, रूट से एकदम ग्रास को बाहर निकाल देते हैं। जब रूट से निकाल देंगे तो उसके बाद तो वहाँ पे कुछ ग्रोथ नहीं होगी, तो इस वजह से आपका जो लैंड है वो डिग्रेड होगा। अब देखिए इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में जो सॉइल इरोजन है वहाँ पे मेन प्रॉब्लम है, एग्रीकल्चर के तरीके भी हमारे बहुत ख़राब हैं, बहुत फॉल्टी मेथड्स हैं एग्रीकल्चर के, लोगों को ठीक से प्लोइंग करना नहीं आता, गलत तरीके से किया जाता है, क्रॉप रोटेशन लोग प्रैक्टिस नहीं करते, और शिफ्टिंग कल्टीवेशन को प्रैक्टिस करेंगे, इससे आपके लैंड पे फ़र्क पड़ेगा। तो ये मेथड्स एग्रीकल्चर के जो सही नहीं हैं। और देखिए जिस तरह से मैंने कहा था कि कुछ एरियाज़ में स्लोप्स होते हैं, है ना, जैसे आपने टेरेस फार्मिंग देखी होगी कि लोग करते हैं। अब कई बार लोग क्या करते हैं, उन स्लोप्स को भी प्लो करते हैं, ठीक है, जो कि गलत रहता है, क्योंकि उससे देयर इज़ नो ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ वाटर एंड द वाटर वॉशेज अवे द टॉप साइल। तो उन एरियाज़ में क्या होता है, अगर पानी एक बार सॉइल इरोजन या वाटर इरोजन हुआ, वहाँ पे एक बार बहने शुरू हुआ, तो वह सब पूरा का पूरा सॉइल जो है वो बहा के ले जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कंटूर फार्मिंग का आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा, आगे मैं आपको दिखाऊंगी वो क्या होती है। तो ये जो रॉन्ग मेथड्स हैं एग्रीकल्चर के, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि किस तरह के रॉन्ग मेथड्स एग्रीकल्चर के आपने देखे हैं या सुने हैं या पढ़े हैं, तो आप लिख के बता सकते हैं। तो ये कुछ मेथड्स मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ पे लैंड डिग्रेडेशन का ये भी रीज़न है कि हमारे जो मेथड्स हैं एग्रीकल्चर के उनमें भी प्रॉब्लम है। उसके बाद डिजर्टिफिकेशन, ये एक इफ़ेक्ट है आपकी लैंड डिग्रेडेशन का, कि डिजर्टिफिकेशन किसको बोलते हैं, जब डेजर्ट लाइक कंडीशंस जो हैं वो होने लग जाएं आपके एरिड और सेमी एरिड एरियाज़ में। किस वजह से, ह्यूमंस की वजह से, मैन के इन्फ्लुएंस की वजह से, या ऑब्वियसली क्लाइमेटिक चेंज की वजह से। लेकिन आज तो
क्लाइमेटिक चेंज भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हो रहा है. सो अल्टीमेटली एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ आर द रीजन. सो लार्ज पार्ट ऑफ एरिड एंड सेमी एरिड रीजन, जो कि आपके इंडस और पूरा अरावली रेंज के बीच में आता है, यहाँ पे डेजर्ट लाइक कंडीशंस बनती जा रही हैं. वाटर लॉगिंग, the flat surfaces and depressions result in waterlogging. Waterlogged soil are soaked with water accumulated during the rainy season due to leakage from various water resources. Extent of waterlogged soil is about 12 million hectares in India, half of which lies along the coast and other half inland area. तो waterlogging भी एक issue है जो इस वजह से पानी का इकट्ठा होना. ओके, पानी का कहीं पे इकट्ठा होना होगा तो वहाँ पे भी वेजिटेशन में, वहाँ के सॉइल में प्रॉब्लम आएगी. तो ये बहुत जगह देखा गया है कि वाटर लॉग्ड सॉइल हमारे रहते हैं. वाटर रेनी सीजन्स की वजह से बहुत एक्यूमुलेट हो जाता है, जिससे पूरा का पूरा लीकेज आपके न्यूट्रिएंट्स की हो जाती है, सॉइल की क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है. ओके, ये सब प्रॉब्लम्स, कॉजेज, इफेक्ट्स हमने पढ़े. तो अल्टीमेटली सॉइल को कंजर्व कैसे किया जाए? सॉइल कंजर्वेशन हमारा मेन पॉइंट होना चाहिए, मुद्दा होना चाहिए. सॉइल कंजर्वेशन किसको कहते हैं? जब यही सॉइल जो खराब हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है, इसको हम प्रिवेंट करेंगे कि वो इरोड ना हो, उसका इरोजन ना हो, फर्टिलिटी उसकी कम ना हो, यानी क्वालिटी ऑफ सॉइल इम्प्रूव रहे, उसको ओवर यूज़ ना करें, वहाँ एसिडिफिकेशन ना हो, सैलिनाइजेशन ना हो और किसी भी तरह का और सॉइल कंटामिनेशन ना हो. तो इस प्रोसेस को, सॉइल को प्रिवेंट, इस चीज़ से प्रिवेंट करने के लिए लैंड को हम क्या बोलते हैं? सॉइल कंजर्वेशन या लैंड कंजर्वेशन. सॉइल इरोजन इज द ग्रेटेस्ट सिंगल इवल टू इंडियन एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री. सॉइल इरोजन खुद में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको हम अलग से पढ़ेंगे, लेकिन ये एक सिंगल ऐसा इवल है इंडियन एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री से, जिससे आपका लैंड डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है. अब बताइए इसके रिमेडियल मेजर्स क्या होंगे, कैसे हम ठीक कर पाएंगे? ऑब्वियसली एफॉरेस्ट्रेशन, मैंने आपको कहा हम इतने पेड़ काटते हैं लेकिन वापस उतने नहीं लगाते, तो हमें बहुत ज़्यादा इंटेंसिव डेवलपमेंट स्कीम्स लानी पड़ेंगी एफॉरेस्ट्रेशन के लिए, ताकि पेड़ पौधे फिर से लगाए जाएं. हाई यील्डिंग वेराइटीज़ शुड बी प्लांटेड इन सूटेबल एरियाज. तो जो हाई यील्डिंग वेराइटी है, जिनका प्रोडक्टिविटी अच्छा हो, जो डिजीज़ रेजिस्टेंट हो, इस तरह के प्लांट्स सूटेबल एरियाज में लगाने होंगे. ओके, उसके बाद लेटेस्ट टेक्निक्स यूज़ करनी होंगी, प्रॉपर अरेंजमेंट करने पड़ेंगे कि फॉरेस्ट को कैसे सेव किया जाए. किससे? कई बार जंगलों में आग लग जाती है, प्लांट में बहुत सारी डिजीज़ हो जाती हैं, जिससे पूरा का पूरा जंगल, पूरे का पूरा जो ट्री कैनोपी है वही तबाह हो जाती है. तो उन प्रॉब्लम से कैसे बचना है, ये मैनेजमेंट करना पड़ेगा. A thorough inventory of forest resources is necessary to make an accurate assessment of our forest resources and make plans for their proper use, जिसको हम क्या बोलते हैं? सस्टेनेबल यूज़, राइट. सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट भी एक टर्म है. तो अगर हम इस तरह से फॉरेस्ट रिसोर्सेज को यूज़ करना है और पेड़ पौधे लगाने हैं ताकि फॉरेस्ट रिसोर्सेज को हम अच्छे से यूज़ कर पाएँ और वह तबाह भी ना हो. ओके, अब देखिए, कुछ गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि खाली बैठी हुई है. गवर्नमेंट के बहुत सारे इस तरह के मेजर्स रहते हैं, जैसे सर्वेज आपके काफ़ी चलते रहते हैं फ्लोरल एंड फाउना रिसोर्सेज को लेकर, जो कि कौन करता है? BSI, बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ज़ूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया. ये पूरा फॉरेस्ट कवर देखते हैं कि क्या डेटाबेस हमारे पास है, और ये डेटाबेस जब हमारे पास आता है उसके अकॉर्डिंग हम प्लानिंग और मॉनिटरिंग करते हैं. जैसे मैंने आपको मैप दिखाया, ICR का मैप था, तो उन्होंने सैटेलाइट के थ्रू 2010 में वो मैप बनाया कि लैंड डिग्रेडेशन की या लैंड क्वालिटी की इंडिया में क्या हालात हैं. इस तरह से आपके एक्ट्स हैं. बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 है, इसको इनैक्ट किया गया था. आपके बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी रूल्स 2004 हैं, उनको नोटिफाई किया गया कि बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व करना है, किस तरह से इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स जो है वो हो, और कोई एक कम्युनिटी उसको ज़्यादा यूज़ ना करे, इंडस्ट्री पर्पज़ के लिए वो ख़राब ना हो. EIA मैंने आपको बताया, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होता है जितने भी आपके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आते हैं. फिर आपका इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान जो है उसके अकॉर्डिंग जो है वो तैयार किया जाता है. क्लीनर टेक्नोलॉजीज गवर्नमेंट लेके आ रही है ताकि फ्यूल क्वालिटी को हम इम्प्रूव करें. जैसे हमने BS6 इंजन्स पे हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं. रेगुलर मॉनिटरिंग जो है इंडस्ट्रियल यूनिट्स की, उनका इन्वायरमेंटल कंप्लायंस जो है, रेगुलर ऑडिट चेक जो है वो इस पर रखा जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि कोई भी इस तरह के, क्योंकि इंडस्ट्री क्या करेगी कि इस तरह के मेटल्स जो हैं वो रिलीज़ ना हो,
जो सॉइल में जाके उसकी क्वालिटी को डिग्रेड करें और उससे पूरी की पूरी बायोडाइवर्सिटी इफेक्ट हो। अल्टीमेटली आप देखें, चाहे हम लैंड डिग्रेडेशन पढ़ें, चाहे हम एयर पोल्यूशन पढ़ें, हम वाटर पोल्यूशन पढ़ें, ये सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। तो अगर आपको ये बेसिक इसका समझ में आ गया कि किस तरह से मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए थे, जब फूड चेन हमने पढ़ा, फूड वेब पढ़ा, तो आपको समझ आएगा कि आप इसको कनेक्ट कर पाएंगे कि अगर हम लैंड डिग्रेडेशन की बात कर रहे हैं तो लैंड डिग्रेडेशन से सिर्फ लैंड का पीस ही कनेक्टेड नहीं है, उससे वाटर रिसोर्सेज भी कनेक्टेड हैं, उससे ब्रीदिंग प्रॉब्लम, ह्यूमंस की लाइफ भी कनेक्टेड है, फूड चेन कनेक्टेड है, ओशंस कनेक्टेड है। तो जब कनेक्ट करके हम कोई आंसर लिखते हैं, एक टॉपिक को समझते हैं, तब वो टॉपिक हमको सही से समझ में आता है। तो तभी आप देखिए यहाँ पे हम क्लीनर टेक्नोलॉजीज की बात कर रहे हैं, फ्यूल क्वालिटी की बात कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल यूनिट्स की बात कर रहे हैं, राइट। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट पूरे के पूरे इन्वायरमेंट पे पड़ेगा, क्योंकि ओके। अब कुछ तरीके किस तरीके से लैंड डिग्रेडेशन को रोका जा सकता है। पहले तो डिफॉरेस्ट्रेशन को रोको, एफॉरेस्ट्रेशन करो, लास्ट में मैंने लिखा है, बट क्रॉप रोटेशन एक अच्छा प्रैक्टिस है। जिस तरह से मैंने आपको बताया, एक लैंड में जब हम कोई एक क्रॉप ग्रो करते हैं तो सॉइल की क्वालिटी, तो ईयर बाय ईयर कुछ लोग क्या करते हैं, सेम क्रॉप ग्रो करते हैं, उससे सॉइल का क्वालिटी कम होगा। लेकिन सॉइल का क्वालिटी अच्छा करना है ताकि न्यूट्रिएंट्स खुद को रिन्यू कर पाएँ, तो हर बार हमको अलग क्रॉप जो है हम 6 months 1 year रोटेशन पे जा सकते हैं। तो इसको बोलते हैं अडॉप्टिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया पर्टिकुलर क्रॉप इज सोन इन द सेम फील्ड एवरी ईयर। दिस प्रैक्टिस लीड्स टू एग्जॉशन ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। इसलिए क्रॉप को रोटेट करके, अगर एक बार एक साल में एक क्रॉप लगा रहे हैं, दूसरी बार अलग लगाइए। देखिए स्ट्रिप क्रॉपिंग, ये भी एक अच्छा प्रैक्टिस है। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि स्ट्रिप्स में यहाँ पे क्रॉपिंग हुई है, इससे क्या होगा कि अगर वाटर से सॉइल बह के नहीं जाएगा, वो उसको रोक लेगा। ओके, various crops are harvested at different intervals. This ensures that no time of the year the entire area is left bare or exposed. तो एक तो इससे कोई भी एरिया आपका बेयर या एक्सपोज्ड नहीं छूटता, इससे सॉइल की क्वालिटी आपकी इंप्रूव होगी। लैंड की कंटूर प्लोइंग करेंगे और सही एंगल्स पे करेंगे, स्लोप्स में, तो वाटर इरोजन से हम बचा पाएंगे सॉइल के इरोजन को। एफॉरेस्ट्रेशन ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन को हमने रोकना है। मिनिमम एरिया 20 to 25% ऑफ फॉरेस्ट लैंड वॉज कंसीडर्ड हेल्दी फॉर सॉइल and water conservation for whole country. It was raised to 33%. पहले बोला जाता था 20 से 25% अगर किसी देश का एरिया फॉरेस्ट में है तो वो हेल्दी है, लेकिन अब उसको 33% बोल दिया गया है। आपका सेकेंड 5-year प्लान जो 20% ऑफ द प्लेन्स एंड 60% ऑफ हिली एंड माउंटेनियस रीजन्स, उसको इंक्रीज़ कर दिया गया, 33% पे हम उसको ले आए। टेरेस फार्मिंग जो है वो अच्छी है। नंबर ऑफ टेरेसेस आर कट अलोंग द हिल स्लोप। तो देखिए ये ऐसे ढलान में है जगह, तो यहाँ पे आप देखिए किस तरह से ये टेरेसेस बनाए गए हैं। ओके, यहाँ पे इस तरह से हिल स्लोप्स को काटा गया है, स्टीप स्लोप्स को। स्टीप स्लोप्स पे इस तरह से फ्लैट सरफेसेस जो हैं वो जनरेट किए गए हैं क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। ये भी जो रन ऑफ वाटर है उसको बचाता है, सॉइल को बहने से बचाता है। अब इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी लैंड डिग्रेडेशन की। अभी पहले हमने देखा भी है कुछ रिपोर्ट्स में कि हमारा फॉरेस्ट कवर इंक्रीज़ हुआ है गवर्नमेंट के एफर्ट्स की वजह से। अब इंडिया का क्या प्रॉब्लम है, ये 2019 की रिपोर्ट अगर हम देखें तो डिग्रेडेशन का प्रॉब्लम है। सॉइल दिन ब दिन कल्टीवेशन के लिए अनफिट होता जा रहा है। अबाउट 29% अबाउट 96.4 मिलियन हेक्टेयर्स ऐसा है, हम मानते हैं कि डिग्रेड हो गया है लैंड। ओके, तो इस चीज़ को हमने ख़त्म करना है। टू फाइट दिस, जो ये प्रॉब्लम हो गई है, हम अपने डिग्रेडेड लैंड को ऑलमोस्ट 50 लाख 5 मिलियन हेक्टेयर्स लैंड को कोशिश करेंगे कि उसको फर्टाइल लैंड में कन्वर्ट कर सकें अगले 10 सालों तक। बिटवीन, ये टाइमलाइन क्या है, 2021 to 2030। तो आप देख सकते हैं 29% और अबाउट 96.4 मिलियन हेक्टेयर्स आर कंसीडर्ड डिग्रेडेड। 96.4 मिलियन हेक्टेयर्स डिग्रेड हो गया, तो अभी सिर्फ हम 5 मिलियन हेक्टेयर्स की बात कर रहे हैं कि उसको 10 सालों में हमको फर्टाइल लैंड फिर से बनाना है। तो आप मुझे यहाँ पे बॉर्न चैलेंज के बारे में बताइए कि इंडिया ने एक चैलेंज लिया है, बॉर्न चैलेंज। तो ये वही चैलेंज है, ये जो चैलेंज है बेसिकली दिस इज़ द बॉर्न चैलेंज कि हम अगले 10 सालों में इतने एरिया को फर्टाइल लैंड में कन्वर्ट करेंगे। यह जो हमारा कमिटमेंट है, ग्लोबल एफर्ट है बेसिकली। यहाँ पे वर्ल्ड में 150 मिलियन हेक्टेयर जो वर्ल्ड का डिफॉरेस्टेटेड लैंड है उसको कन्वर्ट करने की बात की गई है 2020 तक, और ग्लोबली 350 मिलियन को बात की गई है 2030 तक कि हम
इतने एरिया को फिर से फर्टाइल करेंगे जो कि डिग्रेड हो चुका है। तो दिस इज द बॉर्न चैलेंज। ओके, तो मैंने आपको बताया कि सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ लैंड, ओके, सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट बोल दीजिए या कुछ भी, तो वो क्या है, ताकि हम ओवरग्रेजिंग हमने देखा उसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन हो रही है, उसको मैनेज करेंगे। वाटर डेवलपमेंट, सॉल्ट एंड सप्लीमेंट्स, फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, फेंसिंग, बर्निंग, कंट्रोल द ओवरग्रेजिंग। तो ये सब चीज़ें यूज़ करके देखेंगे जिससे ओवरग्रेजिंग ना हो। इरिगेशन को मैनेज करेंगे, इरिगेशन सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं कैसे, ड्रिप इरिगेशन लाके, ताकि सॉइल इरोजन ना हो। कई बार ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है, थोड़ा थोड़ी जगह ड्रिप्स में, जैसे ड्रिप चलती है बूंदों में पानी से इरिगेट लैंड को किया जाता है, उससे क्या होता है, सॉइल इरोड नहीं होता। ओके, अर्बन स्प्रॉल, जैसे मैंने आपको बताया था, अर्बन प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जोग्राफिक एक्सपेंशन हो रही है सिटीज़ की, उससे भी लैंड डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो अर्बन प्लानिंग अगर अच्छे से होगी तो हम तो भी लैंड को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। फर्टाइल फील्ड नियर द अर्बन एरिया नीड टू बी प्रोटेक्टेड, लोकल गवर्नमेंट के इस तरह के रूल्स आए। और देयर शुड बी प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, इस पे भी हम अलग से एक डिस्कशन करेंगे कि वेस्ट मैनेजमेंट किस तरीके से हो सकता है प्रॉपर, ताकि लैंड डिग्रेड ना हो, क्योंकि वेस्ट से लैंड की सैलिनिटी, एसिडिटी पे फ़र्क पड़ता है, उसकी वेजिटेटिव प्रॉपर्टीज़ पे फ़र्क पड़ता है। उसके बाद माइनिंग और क्वारिंग पे भी ध्यान रखना पड़ेगा। माइनिंग प्रोसेस जो हैं अच्छी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करें और कन्वेंशनल मेथड्स यूज़ ना करें, राइट। और मैनेजिंग एग्रीकल्चरल इंटेंसिफिकेशन, इसको भी कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चरल लैंड में अगर हम फॉरेस्ट लैंड को कन्वर्ट करते जाएंगे तो उसका इफेक्ट इन्वायरमेंट पे पड़ेगा। तो ये हम फार्मर्स को एजुकेट करके कर सकते हैं। तो ये सब वो मेथड्स हैं जिससे हम सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ लैंड कर सकते हैं। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन पढ़ने से पहले फिर मैं बता दूं कि हमने लैंड डिग्रेडेशन के बारे में पढ़ा, उसके क्या कॉजेज़ हैं, क्या इफ़ेक्ट्स हैं, राइट, और उसको कैसे हम कंट्रोल या प्रिवेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हैवी लैंड माइनिंग इन रिवर बेड्स। किस वजह से हैवी लैंड माइनिंग होती है। 2018 में ये आया है। तो अगर आप देखेंगे, डिक्रीज सैलिनिटी इन द वाटर, pollution of groundwater, lowering of water table. Which of the following are possible consequence, कि जहाँ पे भी लैंड माइनिंग होती है रिवर बेड्स पे, उसका क्या असर वहाँ के लैंड पे पड़ता है। ओके, तो पहला है, या उसके आसपास के एरिया में पड़ता है, उसके रिवर बेड्स में पड़ता है। तो देखिए, पहला है डिक्रीज सैलिनिटी, रिवर की सैलिनिटी कम होगी। क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं होता। पोल्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर होगा, बिल्कुल होगा। वाटर टेबल कम होगा, बिल्कुल कम होगा। तो आप बताइए सही आंसर क्या होगा? 2 और 3। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो ये आपका, ये वाले 2 स्टेटमेंट्स ठीक है। तो आपका बी जो है वो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द लैंड एंड सॉइल रिसोर्सेज। Rapid increase in human population has placed a great strain on land and soil resources, resulting in land degradation and soil erosion. ये लैंड और सॉइल रिसोर्सेज से रिलेटेड स्टेटमेंट्स दी गई हैं, इनमें से कौन सी करेक्ट है आपको बतानी है। तो ये तो करेक्ट लग रही है, क्योंकि ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, तो उसका इफेक्ट जो है, उसका स्ट्रेस जो है वो सॉइल रिसोर्सेज पे आ रहा है। सॉइल इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट, सही है। विच कैन बी डग और प्लोड एंड इन विच प्लांट्स ग्रो, बिल्कुल, दोनों स्टेटमेंट्स जो इस स्टेटमेंट में है सही है। लैंड इज अ सॉलिड सबस्ट्रेटम विच सपोर्ट्स ह्यूमन मैनी अदर ऑर्गेनिजम्स, ये भी सही है। तो आप बताइए आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सॉइल एंड लैंड कंजर्वेशन। अब सॉइल और लैंड कंजर्वेशन से रिलेटेड ये स्टेटमेंट्स दी गई हैं। सॉइल इरोजन इज द लूजनिंग एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ टॉप सॉइल पार्टिकल्स। ये आप बताइए सही है या गलत? Soil erosion is a natural process that occurs on all lands. Land degradation is the deterioration of the quality of land. तो बताइए क्या है इसका? लिख के देखिए इसका आंसर तो खैर मैं बता दूंगी, बट आई होप कि आप इसको अभी तक ट्राई कर चुके होंगे कि क्या राइट है। पॉज करके वीडियो इसको ट्राई कर सकते हैं। मैं आगे बढ़ती हूँ। सारी स्टेटमेंट सही हैं। सॉइल इरोजन का डेफिनेशन भी सही है। सॉइल इरोजन किसी भी तरह के लैंड पे हो सकता है, और लैंड डिग्रेडेशन का मतलब है कि क्वालिटी ऑफ लैंड जो है वो डिटीरियोरेट हो रही है। तो सारी स्टेटमेंट्स सही हैं। तो यही थे क्वेश्चंस और आज का लेक्चर हमारा। पीडीएफ आपको जो है वो मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, तो वहाँ से कलेक्ट कर लीजिएगा।
और कोई भी टॉपिक्स एनवायरनमेंट के आपको और लगें जो टफ लग रहे हों, हम वो डिस्कस करेंगे। बाकी रोज़ के टॉपिक्स तो मैं लेके ही आ रही हूँ। इंस्टाग्राम पे भी मैंने पूछा था कि किस तरह के टॉपिक आप चाहेंगे मैं कवर करूँ, तो जो भी लोग बोल रहे थे ऑलमोस्ट मैंने उसमें से कवर किए हैं अभी कुछ लेक्चर्स में, 10-12 लेक्चर्स में, बट आगे भी उसको कवर हम करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।